गेट की प्रिपरेशन और आईएएस की प्रिपरेशन, इन सब का इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए जो मेरा पहला दोस्त था आईआईटी में, अंशुल, और अभी वो यहाँ पे आया हुआ है, तो इन सब सारे डिस्कशंस के बारे में सुनने के लिए और उसने सक्सेसफुली कैसे इन एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक किया, इसको इन डेप्थ में देखने के लिए पूरे वीडियो को फॉलो करें। स्वागत है आपका टॉक विद रजत में। लंबे अंतराल के बाद फिर हम वापस आए आपके पास एक धुआंधार वीडियो लेके। आज अपना भाई अंशुल वापस आ चुका है और आज हम अंशुल से जानेंगे कि उनकी अभी तक की जर्नी कैसे रही है। और अंशुल एक पास्ट में एमटेक स्टूडेंट रह चुके हैं आईआईटी गांधीनगर में, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही है अभी तक के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुल गौर है और मैंने अपना बीटेक एनआईटी भोपाल से परस्यू किया है। रजत तो जानता ही है। उसके बाद फिर 2019 में ही मेरा गेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, बट मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे कुछ पीएसयू वगैरह में जॉब ऑफ़र नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आईआईटी गांधीनगर से एमटेक कर सकूं। तो मैंने जस्ट मेरे बीटेक जब पास आउट हुआ था तभी 2019 में आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन किया था एज अ एमटेक स्टूडेंट। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएट हुआ यहाँ से 2021 में। फिर मैंने एक स्टार्टअप में वर्क किया 6 महीने। फिर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। और मेरे लेटर एक्सपीरियंस में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गेट की व्हेन आई वाज इन बीटेक, तो मेरा एक माइंड में था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करूं। तो मेरे पास उस टाइम पे टाइम था, तो मैंने सोचा कि 1 साल और दिया जाए इस प्रिपरेशन को। तो मैंने एक अटैम्प्ट और मारा और फिर 2022 में मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का। फिर मैंने गेट 23 में मैं अपीयर हुआ, तो मेरी गेट 23 में ऑल इंडिया रैंक 127 थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। उसी टाइम मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकल गया। फिर मेरा उस समय एचपीसीएल में सिलेक्शन हो गया था, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया है तो इसको ही आगे परस्यू करते हैं। तो फिर मेरा प्रीलिम्स मेंस फाइनली क्लियर हो गया और मेरी ऑल इंडिया रैंक अभी 17 है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। करेंटली मैं आईओसीएल में जॉब कर रहा हूँ एज ऑफिसर। तो जैसा हम देखते हैं अंशुल, आपकी लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं। सबसे पहले जो वो 12th तक की जर्नी है, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करके एनआईटी में एंटर करते हो, फिर उसके दौरान जो एमटेक आप यहाँ से परस्यू करते हो, फिर उसके बाद आप फिर ईएएस और गेट की प्रिपरेशन के थ्रू गेट के एग्ज़ाम को क्लियर करके फिर ईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर करके, तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जब एनआईटी में जो एंटर हुए आप जेई मेंस एग्ज़ाम देके, उस प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दो कि मतलब वो 12th तक की जर्नी कैसे रही थी, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं जो आज की जनरेशन को ध्यान रखना चाहिए, मतलब जेई मेंस की प्रिपरेशन के बेसिकली। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं सोच ही रहा था कोई मुझसे ये पूछे। एक्चुअली क्या था, मैं 10th से पहले आई वॉज अ लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट। इतना कोई मेट्रिकुलस स्टूडेंट था नहीं मैं, लेकिन 10th में समहाउ पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मेरा 10 CGPA आ गया। तो मेरी फैमिली को ऐसा लगा कि मैं बहुत ही मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स हूँ। और मेरे पापा, माई फादर वॉज अपर डिवीज़न क्लर्क। सो फैमिली में उसी टाइम से मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स देखे थे, तो उनको लगा कि इस पे इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा, तो ये पढ़ने में अच्छा है, ही माइट गेट सेलेक्टेड इन आईआईटी और हम सबका थोड़ा बेटर फ्यूचर हो जाएगा। तो मुझे याद है मैं भोपाल में था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और भोपाल की जो सबसे महंगी कोचिंग थी उस टाइम पे, तो उसकी फ़ीस मुझे अभी भी याद है। उस टाइम पे आई हैव पेड 2,30,000 फीस उस टाइम पे, दैट वाज अराउंड 2012। उस टाइम पे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करी। अब मैं कोचिंग में गया वहाँ पे, और 11th का जो ट्रांजिशन होता है 10 से 11, दैट वाज लाइक पूरा 180 डिग्रीज अपार्ट होता है, आपको पता नहीं रहता कि। और मैं जैसे ही वहाँ पे गया, पूरा एटमॉस्फेयर अलग ही था। मुझे अभी भी याद है, मेरी पहली जो क्लास थी वहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, और मैंने डिफरेंशिएशन वर्ड भी नहीं सुना था क्या होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक, जो कि मेरा बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था। और मैं वहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे कोचिंग में ऐसे ऐसे बच्चे आए थे जो कि लाइक फटाफट सारे आंसर कर रहे थे। तो उस टाइम तो मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार मैं कवर अप कैसे करूँगा। तो वो साल तो जो 2012-13 का है, दैट वाज द वर्स्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ। मतलब उससे बुरा टाइम मेरा कभी नहीं आया। मैं मतलब लिटरली अब घर पे भी मैं बता नहीं सकता था। घर वाले पूछते थे बेटा कैसा चल रहा है कोचिंग, ये वो, मतलब हाँ मम्मी सब समझ में आ रहा है, पर एक्चुअल में मन ही मन में अंदर अंदर मुझे कुछ आ नहीं रहा था समझ में। और मेरा रैंक भी इतना अच्छा नहीं आता था कोचिंग में। मतलब मुझे याद है 200 लोगों की रैंक आती थी, उसमें मेरी रैंक हमेशा 150 से नीचे रहती थी।
तो वो काफ़ी दिक्कत वाला फेस था। बट एक्चुअली क्या हुआ समहाउ, मैंने फिर भी चलो ठीक है, मैंने कहा चलो एग्ज़ाम तो देना ही है, थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। तो मेरा केमिस्ट्री और मैथ्स थोड़ा ठीक था। फिज़िक्स तो मुझे लिटरली उस टाइम पे समझ में नहीं आता था, जो मैकेनिक्स वगैरह क्या क्या चलता रहता था क्लास में। तो मुझे लगता है केमिस्ट्री और मैथ्स की दम पे मेरा जेई मेंस क्वालिफाई हो गया था 2014 में। मेरे 160 कुछ मार्क्स थे, तो उसके बेसिस पे मुझे स्टेट के रीजनल कॉलेजेस मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इतने मार्क्स आ गए तो लगा कि एक साल और प्रिपरेशन करता हूँ मैं तो शायद मेरे बेटर मार्क्स आ जाएँ। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया और फिर मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया अपना जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उस टाइम मेरी फिर अगले टाइम जेई रैंक अच्छी थी, तो इतनी रैंक थी कि मुझे एनआईटीज़ तो मिल जाता। जेई एडवांस भी मैंने उस साल क्वालिफाई किया, बट मेरी 15,000 समथिंग रैंक थी जेई एडवांस में, तो मुझे आईआईटी तो नहीं मिलता। तो उस टाइम फिर मैंने अपना ये ज्वाइन कर लिया एनआईटी भोपाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यही था। तो चलो जेई मेन तो निकल गया। आ, उसके पीछे की जो मतलब कहानी रहती है वो दर्द भरी दुख भरी, उसका जिक्र अमूमन मिस हो जाता है कि मतलब कौन कौन से फेजेस आए जब आप कोचिंग में एंटर कर रहे हो। मतलब कुछ लोग पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, पहले से ही अवेक है, उनकी फैमिली अवेयर है, उनको पहले ही कोचिंग में डाल दिया हो, तो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट सा हो जाता है कि हाँ अचानक से आके लोग काफ़ी तेज़ हैं, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो थोड़ा सा जेई प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि मतलब कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हुई थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, कुछ स्पेसिफिक प्लान फॉलो किया था कि मतलब नहीं नहीं ऐसे करना है, मतलब पर डे केमिस्ट्री फिजिक्स को इतना टाइम देना है, या कुछ वीक था तो उसको स्पेशल अटेंशन दिया, कुछ ऐसा। बेसिकली एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरी लाइफ इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी। मतलब काफ़ी जैसे मैकेनिकल में बोलते हैं टर्बुलेंस था फ्लो में, लेमिनार फ्लो नहीं था। तो मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जेई मैंने मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं करी कि मुझे आज ये करना है कल ये करना है। ऐसा बहुत ही डिसऑर्डर्ड वे में मैंने प्रिपरेशन करी कि जो एग्ज़ाम में चल रहा है चल रहा है। और एक्चुअली मैं फिज़िक्स तो पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसमें पढ़ूंगा तो मुझे नहीं आएगी ये समझ में, तो इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो मैंने मेजरली अपना फोकस केमिस्ट्री में किया था और मैथ्स में किया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा समझ में आता था कि कोचिंग में एक्चुअली चल क्या रहा है, तो उससे मैं कोप अप कर पाऊँ। तो ऐसा कुछ जेई प्रिपरेशन के टाइम तो मैं मतलब बहुत ही फ्रैंकली बोलूँगा, मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करी नहीं। ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं बनाया कि 1 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो मैं जस्ट पढ़ता रहता था जो मेरे सामने आता था कि पढ़ना है। और कोचिंग के हिसाब से कोचिंग एक्चुअली मैं रेजोनेंस जाता था उस टाइम पे, फिर मैंने चेंज कर ली थी। तो रेजोनेंस में एक्चुअली डीपीपी देते थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते थे। उसके बाद फिर टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे। तो वो एक्चुअली वो लोग ही उन लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था जो हेल्प करता था कि बच्चों को अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना टाइम टेबल बनाने का। सो आई गेस उस टाइम पे वो हेल्प किया था। बाकी अगर मटेरियल की बात करें तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने अलग से मटेरियल किया नहीं। कोचिंग का जितना मटेरियल्स था प्लस एनसीईआरटी और टेस्ट सीरीज़ एक ही रेजोनेंस की मैं तो ज्वाइन किया था। और फिर उस समय मुझे याद है शायद मेरे 190 कुछ मार्क्स आए थे जेई मेंस में, तो और 20,000 कुछ रैंक थी ऑल इंडिया, तो उस समय मिल गया था एनआईटी। तो दैट्स ऑल। तो चलो मतलब मेन मंत्रा निकल के ये आ रहा है कि अपने ट्यूटर पे भरोसा रखो, इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, चार लोगों की बातें मत सुनो, नहीं तो नई नई कोचिंगों में जाते रहोगे और फिर फंसते रहोगे। मतलब जहाँ एनरोल हो गए हो तो एक बार शिद्दत से पढ़ाई शुरू कर दो। चलो ये तो हो गया तुम्हारी एनआईटी की मतलब जेई मेन की प्रिपरेशन का। अब तुम एंटर कर गए हो और फिर वहाँ की एनआईटी भोपाल का मतलब वो डेली लाइफ रूटीन और वो सब कैसा है, और वहाँ पे आके मतलब वो तो ओल्ड एनआईटी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर हायर एजुकेशन की तरफ एमटेक की तरफ मोटिवेशन कैसे है कि नहीं प्लेसमेंट्स में नहीं जाना है, फिर एमटेक के लिए जाना है। हाँ, सो इसमें अब क्या था कि एक्चुअली एनआईटी भोपाल मेरे घर से मतलब इट वाज अराउंड 500 मीटर्स भी नहीं होगा डिस्टेंस। तो मैं डे स्कॉलर था, मैं हॉस्टलर था नहीं उस टाइम पे। अब मेरा थोड़ा क्या है, अब एनआईटी भोपाल जो है ना, इट इज़ वेरी पॉपुलर कॉलेज इन भोपाल, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो अगर घर में ऐसा है कि आपका बेटा एनआईटी मतलब उसको वहाँ पे मैनेट बोलते हैं भोपाल में, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसका एब्रीवेशन इट इज़ द मैनेट। सो ये चीज़ बहुत चलती है वहाँ पे। तो मतलब घर वाले भी थोड़ा फ्लॉन्ट करते थे कि हमारा लड़का जो है मैनेट में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। और मैं भी थोड़ा हवाबाजी में था उस समय, क्योंकि मैंने मतलब मुझे याद है कि ड्रॉप वाले ईयर में आई एक्चुअली स्टडीड हार्ड फॉर इट। सो मैं भी थोड़ा चिल था कि मैंने कहा चलो बहुत टाइम बाद लाइफ में ब्रेक आया है तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं। फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया, फिर फर्स्ट ईयर में मैंने देखा और फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे नॉर्मली मार्क्स थे। मतलब मुझे वो याद है मैंने एक साल तो लगभग कुछ भी नहीं पढ़ा।
तो मेरा ठीक ठाक CGPA भी आ गया था, मतलब आई वॉज अराउंड 7.5 कुछ था, तो एक साल तो काफ़ी चलता। फिर सेकेंड ईयर से जब थोड़ा सीनियर्स वगैरह से बात करी तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर प्लेसमेंट आप फ्यूचर में जाते हो थर्ड फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में वहाँ पे इंटर्नशिप आती थी और फोर्थ ईयर में वहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट होते थे। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट, तुम्हारा CV बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब मुझे अपना देख के लगा कि मैंने एक साल तो लिटरली कुछ किया ही नहीं है, मैं अपना CV कैसे बनाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो क्लब ज्वाइन करते हैं कोई। तो उस टाइम पे सेकेंड ईयर में मैंने बहुत सारे क्लब्स के ऑडिशन दिए, तो वहाँ पे मेरा सब में तो नहीं हुआ, मेरा एक क्लब में हो गया था, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर वो क्लब में मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, तो एटलीस्ट मेरे पास CV में लिखने के लिए कुछ था। मतलब अब वो काम किया ना किया वो तो डिफरेंट थिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया भी था। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस था। फिर थर्ड ईयर में पता चला कि आपको इंटर्नशिप्स भी करनी पड़ेगी, मतलब CV और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना इंटर्नशिप किया, जैसे मैंने BHEL में इंटर्नशिप किया, मैंने बॉश में इंटर्नशिप किया, मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंटर्नशिप किया। तो मेरा ठीक ठाक CV बन गया था फोर्थ ईयर तक। फिर फाइनल ईयर में हमारे क्या होता है, प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। NIT भोपाल का जो भी प्लेसमेंट सेल है दैट वाज रियली गुड, मतलब इट इज़ बीइंग एन ओन NIT, और उनका एलुमनाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाती हैं वहाँ पे, और ऑलमोस्ट आई गेस सभी लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे जब मैं फाइनल ईयर में था तो आई वॉज पैरेलली प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द गेट एग्जामिनेशन एंड द प्लेसमेंट्स, और एक बैक ऑफ द माइंड में मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज भी था कि चलो मैं इतना तो पढ़ लूँ कि एटलीस्ट मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मैं मेंस वगैरह का देखूंगा बाद में। सो मैं उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगा। फिर मुझे याद है कि स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने होते हैं तो सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ उसी टाइम में आती हैं। तो उस टाइम में मेरा किसी कंपनी में नहीं हुआ। मेरा सीन ये था कि मेरा मेरा एप्टी निकल जाता था, और मेरा अगर ग्रुप डिस्कशन होता था तो वो भी निकल जाता था, बट मैं इंटरव्यू में बहुत सक करता था। मतलब मेरा इंटरव्यू निकल ही नहीं रहता, और मेरी जितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनी थी मेरा सबका एंड तक इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, और इंटरव्यू निकला भी नहीं। तो एक्जॉन मोबिल, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कंपनी का, एक्जॉन मोबिल थी, EXL एनालिटिक्स थी, और ये मारुति थी, और बहुत सारी कंपनीज थी, मुझे नाम भी याद नहीं है। इट वाज अराउंड 7 to 8 कंपनीज। उसमें गवर्नमेंट कंपनी भी थी उस टाइम पे, BEML भी आई थी, तो उसमें भी मैं फाइनल इंटरव्यू तक गया था, पर मेरा हुआ ही नहीं। अब अक्टूबर तक आ गया, अक्टूबर नवंबर तक, और गेट का एग्ज़ाम होता है फरवरी में। तो मेरा प्लेसमेंट तो हुआ नहीं था किसी अच्छी कंपनी में, और उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे अब गेट में ही अच्छा करना था अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो इस पर फोकस करते हैं, अब कंपनियाँ तो वैसे भी कुछ बची नहीं है अच्छी। तो मुझे एक्चुअली याद है, मैं जब नवंबर में सिलेबस देखा एक्चुअली प्रिपरेशन करने के लिए गेट की, तो मुझे इतना बड़ा सिलेबस लगा, और आई वाज लाइक यार भाई ये कैसे होगा भाई, मैंने तो मतलब मैंने सब पढ़ा है लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरा सिलेबस है। और मैं मतलब बहुत एनजाइटी होने लगी, तो वो एनजाइटी को रिमूव करने के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखने लगा कैसे तैसे करके, पर उससे भी कुछ ज़्यादा हेल्प हुई नहीं। फिर मेरे फैमिली वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला तू कर ले, देख ले, हो जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे में फेथ नहीं है, लेकिन मेरे जो सराउंडिंग्स में पीपल हैं दे हैव मोर फेथ इन मी कि यार ये कर लेगा जैसे तैसे करके। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट एनजाइटी मुझे बहुत थी, मुझे याद है, मतलब मुझे बहुत डर लगता था इस बात का बैक ऑफ द माइंड कि कैसे होगा क्या होगा। फिर गेट का एग्ज़ाम दिया मैंने, और मुझे याद है जिस दिन मैं गेट का एग्ज़ाम दे के आया उस दिन ही मैं समझ गया कि भाई ये एग्ज़ाम बहुत बेकार गया है मेरा, और जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतने मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर अब तो मैं मतलब चारों तरफ से चला गया, मेरा गेट का एग्ज़ाम भी बिगड़ गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, मतलब मुझे मेरी उम्मीद थी कि गेट का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा मेरा जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा था। लेकिन वो एग्ज़ाम भी गया, अच्छी अच्छी कंपनियों का प्लेसमेंट भी गया, और मैंने कहा अब क्या होगा लाइफ में। तो मैंने कहा चलो यार, मेरा उस टाइम माइंड हो गया कि अब चलो कहीं नहीं हुआ है, 1 साल जाऊँगा दिल्ली, 1 साल प्रिपरेशन करूँगा, और मैं इतना कॉन्फिडेंट तो था कि मेरा चलो एग्ज़ाम इस बार बेकार गया है लेकिन मैं 1 साल और कर लूँगा तो मैं इससे तो अच्छा ही डिज़र्व करता हूँ, अच्छी रैंक ले आऊँगा। फिर एक्चुअली कॉलेज में कंपनी आई थी वेल्सपन करके, वेल्सपन में, हाँ तो वेल्सपन करके आई थी, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो उसमें पैकेज तो इतना सही था नहीं, लेकिन मेरा प्लेसमेंट हो गया था उसमें, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि चलो कहीं तो प्लेसमेंट हो गया है। फिर उसके अराउंड ही गेट का रिजल्ट भी आ गया, तो मेरे गेट में 58-59 कुछ मार्क्स थे, और मेरी रैंक 3,500-4,000 कुछ थी। तो इतनी रैंक में तो मतलब IITs और PSU तो छोड़ ही दो, IITs में एडमिशन भी नहीं मिलता। तो अब मैंने कहा यार अब तो मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उतना फ्रूटफुल लगा नहीं कि मुझे, क्योंकि इतना तो आइडिया था कि जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है उसमें मैं काम करूँगा तो फिर मैं लाइफ में और कुछ कर नहीं पाऊँगा, मतलब वही उसी क्या बोलते उसी जाल में फंस जाऊँगा मैं, उसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। तो मैंने कहा नहीं यार 1 साल ड्रॉप लेते हैं। फिर सडनली ऐसा हुआ कि मुझे याद है अप्रैल में IIT गांधीनगर का फॉर्म आया,
और मैंने नेट वगैरह में देखा तो मुझे ऐसा पता लगा कि वो लोग बहुत लो स्कोर गेट स्कोर पे कॉल कर देते हैं, क्योंकि उनको मतलब आई गेस दे सीक टैलेंट इन द रिसर्च फील्ड। उनको गेट के स्कोर से ज़्यादा मतलब नहीं है, लाइक दे बेसिकली जस्ट ऑन द बेस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। तो मैंने फर्जी ऐसा ही अपना लक आजमाने के लिए कि मैंने कहा चलो फॉर्म भर देते हैं। तो मैंने फॉर्म भर दिया, फिर मेरा शॉर्टलिस्ट भी हो गया मई में। फिर मई में भी मैं इंटरव्यू देने आया था, तो मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं आया था, बेसिक मैंने गेट वगैरह का रिवाइज कर लिया था, लेकिन इतना कुछ ऐसा हार्ड प्रिपरेशन नहीं था कि इंटरव्यू निकालना ही है। बट अच्छा, शायद मेरा उस दिन बहुत अच्छा था, तो मेरे इंटरव्यू भी अच्छा चला गया। और फिर मैं रिज़ल्ट का ही वेट कर रहा था कि मतलब मुझे याद है 30 जून डेट थी, 30 जून 2019। तो मैंने कहा या तो रिज़ल्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर दिल्ली चले जाऊँगा, ऐसा सीन था। तो मेरा 30 जून को रिज़ल्ट आया, मेरा उसमें हो गया आईआईटी गांधीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक। तो मैं खुश हो गया, फिर अपने सारे पुराने कम भूल गया कि मतलब चलो ठीक है प्लेसमेंट नहीं हुआ, गेट बिगड़ा तो कुछ पर्पज़ के लिए हुआ होगा, देयर वाज अ रीज़न फॉर इट। तो मैंने कहा था चलो ठीक है अभी फर्दर थोड़ी और टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करते हैं और एमटेक ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे मैंने अपना मास्टर्स कोर्स ज्वाइन किया आईआईटी गांधीनगर में 2019 में। चलो ये तो हो गया जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। उसके पीछे की जो टफ वाली जर्नी है गेट प्रिपरेशन की, जो कि मोस्टली मार्केट में मतलब करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता, ये बुक फॉलो करो, वो बुक फॉलो करो, ये कोचिंग फॉलो करो। तो आपने क्या किया हुआ था, मतलब कोचिंग किया हुआ था, कौन सा किया हुआ था, और गेट के लिए क्या सेपरेट स्ट्रेटजी रहना चाहिए आज के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि तुमने मैकेनिकल में दिया हुआ था, काफ़ी भीड़ रहती है। जब हमने दिया हुआ था 19 में, तब 1,80,000 के अराउंड लोग रहते हैं। तो मतलब क्या अलग करना चाहिए, मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी क्या रहनी चाहिए? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनके मार्क्स वाइज फोकस करना चाहिए, जैसे सोम के ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं, तो उस पर ऐसा करना चाहिए? क्या स्पेसिफिक किया था तुमने? यार मैं एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं गेट की प्रिपरेशन, मैं अभी के प्रिपरेशन बताता हूँ। जब मैं 22 में फिर से प्रिपेयर किया था तो मुझे थोड़ा एज था। एज इस सेंस में था कि मैं पहले पढ़ चुका था गेट का पूरा, तो इसमें मुझे फ़ायदा था कि अब मुझे फिर से पढ़ना है तो मुझे इतने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं, कि मुझे पता है कि क्या क्या कौन कौन चीज़ें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे फोकस करना है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी भोपाल में, मेड इजी कोचिंग ज्वाइन करी थी मैंने। तो फिर एक्चुअली बहुत सारी कोचिंग हैं, मैं तो यही बोलूँगा आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली मेड इजी करी थी, और जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करो उस कोचिंग के फैकल्टीज़ पर भरोसा रखो। लाइक मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ही मतलब गेट का एग्जाम इज़ नॉट वेरी टफ। गेट गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि आपका अगर एप्टीट्यूड अच्छा और आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी है तो आप उस गेट के एग्ज़ाम में आराम से एक्सेल कर जाओगे। अब बात हुई प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आपका कोर्स जितना कंसाइज रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको फिर जल्दी हो जाएगा। आप अगर 10 जगह से पढ़ोगे कि मान लो मैंने इस कोचिंग का मटेरियल लगा लिया, इस कोचिंग का मटेरियल लगा लिया, ये टेस्ट सीरीज़ कर ली, वो टेस्ट सीरीज़ कर ली, तो वो इवेंचुअली वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में इतना डेटा अवेलेबल है आपको। मतलब आप एंड में जब आप रिवीजन करोगे तो आप उसको कवर कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने जैसे मैं एडीसी ज्वाइन करी थी तो मुझे मतलब उन फैकल्टीज़ पे भरोसा था कि जो जो वो बताएंगे दैट कंटेंट इज़ वेरी प्रिसाइज, और उस पर ही मुझे बार बार वर्क करना है। तो मैंने उनके नोट्स पे एकदम ब्लाइंडली फेथ किया था कि मतलब, और मुझे पता है कि द टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड और वो जो बता रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज बताएंगे। तो मैं बस यही करता था कि जो भी सब्जेक्ट चलता था कोचिंग में वो मैं पैरेलली रीड करता था। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड वर्कबुक में मैं पैरेलली लगाता था, और उनका मटेरियल मैंने पूरा सॉल्व किया था, गेट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का दोनों। और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने उन्हीं की ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा अपने रिवीजन के लिए चीज़ें बचा के नहीं रखनी थी। और सीन ऐसा है एक्चुअली, गेट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज की स्ट्रेटेजी अपनी ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ने से ज़्यादा। आप हज़ार चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में वो चीज़ मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस उतना पढ़ने का कुछ मतलब है नहीं। तो मैं तो वही करता था कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उस सब्जेक्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और मैं वही शॉर्ट नोट्स को 20 बार 30 बार 40 बार 50 बार, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली इट वुड टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार शॉर्ट नोट्स बन गए तो आपको कंसाइज डेटा पता है कि आपको इतना ही पढ़ना है, और इतना ही आप बार बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होगे तो एक्चुअली आपके पास एक इमेज आ जाएगी कि अच्छा यार ये मैंने पढ़ा है नोट्स में, ये फार्मूला था इसमें, ये वो।
तो वही बात है अपना, अगर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है और जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, उस कोचिंग पे आप कंप्लीटली फेथ रखिए कि वो कोचिंग के सर जो हैं या जो भी फैकल्टी हैं वो आपको एकदम सही पढ़ा रहे हैं। आप अपना अलग से ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, उस कंटेंट पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही है, लोगों का वो भी पूरा नहीं होता, तो आप 10 चीज़ें तो कर ही नहीं सकते। तो वो कंटेंट करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और रिवीजन बार बार करिए, फ्रिक्वेंट रिवीजन। एक सब्जेक्ट का कम से कम 15-20 बार रिवीजन होना ही चाहिए, नहीं तो आप आराम से भूल जाएंगे, क्योंकि गेट के एग्जाम में आई गेस मैकेनिकल में ही 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो 14 सब्जेक्ट को याद रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, सब कुछ याद रखना इट्स कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आती है वो भी सब कुछ रिटेन नहीं कर सकता अपने माइंड में। तो वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं और आप वर्कबुक करते हैं तो आपको एक पैटर्न रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये चीज़ें कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करूँगा। और शॉर्ट नोट्स जितने शॉर्ट हों उतना ही अच्छा है। शॉर्ट नोट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग शॉर्ट नोट्स के लिए पूरी बुक बना लेते हैं 10 पेज की, 12 पेज की, ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर अगर शॉर्ट नोट्स ही आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में फ़र्क क्या है। तो आपके शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट होने चाहिए, 1-2 पेज, मतलब जिसको रिवाइज करने में आपको ट्रबल ना है। जैसे कि अगर मुझे आज शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं मान लो थर्मोडायनामिक्स के, तो मेरे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार नोट्स रिवाइज करने हैं, इट इज़ जस्ट 1 पेज, मुझे एक बार रीड करना है, 5 मिनट से लगेंगे बस हार्डली। तो इसमें आपका एक पूरा रिवीजन हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करता था। और बाकी सब्जेक्ट वाइज ऐसा है कि आप क्लब कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल, जैसे अब मैं अगर थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड 5 सब्जेक्ट हैं। थर्मोडायनामिक्स है, आरएसी है, पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, हीट एंड मास ट्रांसफर है। तो जब आप थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स मत रिवाइज करो, ये 5 सब्जेक्ट रिवाइज करो, क्योंकि आप जब थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करोगे तो आपके आरएसी, आईसी इंजन्स, पावर प्लांट, इन सब के कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप होंगे। तो पैरेलली जब आप इन पांचों को करोगे तो आपका मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज रिटेन होगा। तो ऐसे आप क्लब्स बना सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो मैं मेरे साथ तो ऐसी क्लस्टर्स बना लिए थे मैंने अलग सब्जेक्ट के। जैसे कि अगर मैं थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ थर्मो नहीं करूँगा, मैं ये 5 सब्जेक्ट साथ में करूँगा। जैसे मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहा हूँ रिवाइज, तो सिर्फ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं करूँगा, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स करूँगा, फ्लूइड मशीनरी भी तभी कर लूँगा, और हीट एंड मास ट्रांसफर भी कर लूँगा। फिर वैसे ही अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिवाइज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिज़ाइन का क्लब बना सकते हैं, क्योंकि बोथ आर सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट। थ्योरी ऑफ मशीन्स अगर आप कर रहे हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन्स के साथ आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी क्लब अप कर सकते हैं, प्रोडक्शन पूरा एक साथ क्लब कर सकते हैं, मटेरियल साइंस इंक्लूडेड। तो अगर ऐसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन अ लॉन्गर वे। चलो, ये तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो गई स्पेसिफिक डिटेल में कि मतलब कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है गेट की। आपने साथ में आईएएस की भी प्रिपरेशन की और उसको सक्सेसफुली क्रैक भी किया। तो गेट की प्रिपरेशन और आईएएस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस था, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज क्या अलग फॉलो करना होता है? यार गेट की प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन तो काफ़ी डिफरेंट है इन अ वे, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में क्या है, सिर्फ 14 सब्जेक्ट आएंगे आपको, जो कि सारे टेक्निकल होंगे, एक मैथ्स और एक एप्टीट्यूड होगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, अब गेट का एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप लोग को वैसे तो पता ही होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। गेट के एग्ज़ाम में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसमें 65 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होता है। आप मतलब आप जब एग्ज़ाम दोगे 3 घंटे में 65 क्वेश्चन है, तो यू कैन गिव प्रॉपर टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, लाइक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट, जिसमें एक भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता, और पेपर 2 होता है आपका टेक्निकल। अब पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग गेट में भी होती है कुछ क्वेश्चंस में। पेपर 2 में आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 3 घंटे में करने हैं। तो मैं अगर क्रिकेट से एनालॉजी दूँ तो ईएस का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ T20 एग्ज़ाम, और गेट का एग्ज़ाम है जो थोड़ा वनडे टाइप का एग्ज़ाम है। तो एक तरफ आपका, अब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो एक्चुअली क्या था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कम से कम आपको प्रीवियस ईयर के 20 साल के तो क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, और वो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या रहता है ना कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंप्रूव होने चाहिए रादर देन एप्टीट्यूड वाइज। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मोटे मोटे फॉर्मूले भी पता हैं तो, और आपका एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा है, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा जो रटने वाला डेटा होता है कि आपको ये पता ही होना चाहिए, तो वो वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई लिमिट नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस अगर वो इतना मेंशन करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र है,
तो तुम्हें हीट ट्रांसफर में सब कुछ आना चाहिए। लेकिन गेट का सिलेबस जो है काफ़ी स्पेसिफिक है, मतलब वो लोग पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट्स, तो उसके उस डोमेन के बाहर नहीं जाता आपका क्वेश्चन आएगा। आपको पता है कि ये टॉपिक्स है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा बाहर, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज ये गारंटी करता नहीं है कि क्वेश्चन इसके बाहर आएगा। उनकी मर्जी है, वो लोग बाहर से भी पूछ सकते हैं, जो कि आपने कभी आपको पता भी नहीं होगा, मतलब आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं और पूछते ही हैं, हर बार ही पूछते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक और पेपर होता है जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। अब उसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे उसमें एथिक्स आता है, एनवायरनमेंट आता है, क्वालिटी कंट्रोल आता है, मटेरियल साइंस आता है, और क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। ऐसे 7-8 सब्जेक्ट और होते हैं। तो उसके लिए तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो कोचिंग में जीएस का जब पढ़ाते थे, तो मैं उसी टाइम पे जीएस का पढ़ लेता था, और उसी टाइम पे जितने वर्कबुक के क्वेश्चन होते थे वो मैं लगा लेता था। क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया था कि जीएस के क्वेश्चन अगर मैं बाद में लगाने की कोशिश करूँगा तो मैं इतना पीछे हो जाऊँगा कि मुझे उस समय फिर कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा कि क्या था। तो जीएस के सब्जेक्ट का तो मेरा सिंपल सीन यही था कि मैं पैरेलली जब कोर्स चल रहा है तो वो मैं सारे वर्कबुक लगा लेता था। और जीएस में मैंने सब सब्जेक्ट में एकदम मतलब देखो, जीएस में भी क्या है ना, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हाईली स्कोरिंग होते हैं और एक जो होते हैं कम लो, मतलब उसमें आप स्कोर, ऐसा नहीं है कि आप स्कोर कर नहीं सकते, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपको स्कोर करने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जीएस में मटेरियल साइंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है और एथिक्स है। तो ये सब्जेक्ट क्या है कि अगर आप पढ़ लेंगे कोचिंग का मटेरियल और वर्कबुक लगा लेंगे तो उसके क्वेश्चन की गलत होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके बाहर नहीं जाएगा वो। तो ये थोड़ा इजी पार्ट हो जाता है, जो आपके हाथ में है पार्ट, आप वो आप अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि आप उसमें अगर पढ़ लेंगे ठीक ठाक तो ये गारंटी कि अगर उसके 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप 8 तो बना ही लेंगे। अब बचे, देर आर अदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट स्टडीज़, तो और आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उनका सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि आप अगर उसका बहुत भी पढ़ेंगे, मान लो आप 50 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो सब्जेक्ट में, तो इस बात की गारंटी है नहीं कि 10 में से आप 5 क्वेश्चन भी बना पाएँ। देयर इज़ नो गारंटी फॉर इट, क्योंकि उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है और हमें टेक्निकल भी इतना पढ़ना रहता है, तो हम पैरेलली नहीं पढ़ सकते। तो मेरा तो यही फोकस रहता था कि जिन सब्जेक्ट में मैं स्कोर कर सकता हूँ उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जो कि मतलब जिसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है, उसका मैंने ठीक ठीक पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि अगर क्वेश्चन, मतलब मैंने इतना तो पढ़ लिया था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे बनेगा तो वो मुझसे बन जाएगा, और अगर मुझसे नहीं बना तो वो किसी से नहीं बनेगा। तो ये अप्रोच थी। और बाकी तो अलग कुछ था नहीं, मतलब टेक्निकल एग्जाम ने की प्रिपरेशन तो मोर और लेस सेम इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो अगर आप गेट का पढ़ रहे हो तो आपका टेक्निकल तो हो ही जाता है, 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ते हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। बस ये जीएस का ही थोड़ा रहता है मैनेज करना। चलो, रिटन एग्ज़ाम तो निकल गया, जो टफ पार्ट होता है वो इंटरव्यू, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल बाहर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू कैसा गया था ईएस का, और मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए थोड़ी सी, और किस टाइप के क्वेश्चंस थे? रजत, वैसे प्रीलिम्स के बाद मेंस भी होता है, तो यू कैन फर्दर एलैबोरेट फॉर इट। सो एक्चुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स, अब मेरा क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, और उस टाइम पे मेरा एचपीसीएल में भी हो गया था। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंस पे कर लेते हैं ध्यान थोड़ा। तो प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस होता है। मेंस पूरा वो भी अलग अप्रोच है। मेंस का एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं वैसे हमें लिखना पड़ता है। सो वो मार्क्स होता है 600 नंबर का, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो उसके लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, और वो कोचिंग एक्चुअली सफिशिएंट टाइम होता है प्रीलिम्स के बाद और मेंस में। तो मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 19 फरवरी को, और मेरा रिजल्ट आ गया था 3 मार्च को, और मेरा मेंस का डेट था 25 जून को। तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने मेंस का कोचिंग ज्वाइन किया। अब वो क्लियर करना भी टफ रहता है, मतलब वो क्लियर करना ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि आपको उसमें क्या होता है एक्चुअली, मेंस में 8 क्वेश्चन आते हैं, और वो हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं। तो एक्चुअली अगर आप ऐसे देखे जाएंगे तो 8 5 40 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें से आपको कोई 5 अटैम्प्ट करने रहते हैं। तो अगर मैं 5 5 करूँ तो 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने अच्छे खासे। दैट इंक्लूड्स द थ्योरी, न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होंगे जो एकदम कॉलेज वाले होंगे, उस न्यूमेरिकल में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 3 घंटे में आपको इतना कुछ करना रहता है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी उस टाइम भी, और उस टाइम के जो कोचिंग का मटेरियल था मैंने तो स्ट्रिक्टली बहुत ही कंसाइज रखा था, कि मैंने मतलब अलग से कहीं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। मतलब उस टाइम भी मैंने कोचिंग में जितने नोट्स पढ़ रहे थे मैंने वही नोट सॉल्व किए, मैंने अलग से कोई वर्कबुक सॉल्व नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया। बट मुझे पूरा फेथ था कि अगर मैं गेट के मेरे प्रिपरेशन, गेट्स के जो फुल नोट्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, और कोचिंग में जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं
3-4 महीने की कोचिंग में। वो क्वेश्चन मैंने सारे अच्छे से, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और मैंने PYQ थोड़े थोड़े लगा लिए थे जिन जिन क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि यार इसमें कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। मतलब सेम सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने बार बार नहीं लगाए। कि जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल कर रहा हूँ, मुझे पता है इसकी अप्रोच क्या है, तो वो क्वेश्चन मैंने बस एक ही लगाया, और फिर मैं बाकी देख लेता था कि यार ये क्वेश्चन में मुझे कुछ नया सीखने को मिल नहीं रहा है, तो वैसे मैंने नहीं लगाए। मुझे जहाँ पे थोड़ा नया कॉन्सेप्ट मिला कि कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, तो उस टाइप के मैंने क्वेश्चन रखा। और मैंने अपना अपना जो डेटा था वो बहुत ही कंसाइज रखा है, उसमें भी बहुत ही मतलब कन्फाइंड स्टडीज़ करी है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उतना ही मैंने अपना डेटा रखा प्रीलिम्स मेंस में। और फिर मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गेट के टाइम बताना भूल गया। गेट के टाइम भी जब आप प्रिपेयर करो तो आप कोशिश किया करो कि अक्टूबर और नवंबर तक तो एटलीस्ट आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लो, ताकि नवंबर से आप फुल टेस्ट देना चालू कर दो। क्योंकि टेस्ट वाली जो एनजाइटी होती है वो एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले ही आ जाए, तो वो ज़रूरी है। मतलब वो ज़रूरी है और वो आनी चाहिए। और आपके अगर ऐसे मार्क्स कम भी आए टेस्ट सीरीज़ में तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके ही कम आते हैं। मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 127 थी, और मैंने जब अपने, मुझे याद है मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ का जो पहला टेस्ट दिया था उसमें मेरे 49 मार्क्स थे, और मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें कम से कम 2000 कुछ थी, और मैं पहले पढ़ चुका था इसके बाद भी। तो मतलब मैं तो अगर ऐसे सोचता तो मैं तो पूरा टूट ही जाता। और उसके बाद भी धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती हैं, आपके एनजाइटी रहती है, और बहुत सारा चीज़ें रहता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो मिस हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो जो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अगर आप टेस्ट देते रहेंगे। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही मैंने मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ दी थी, और मुझे भी याद है मैंने जब मेंस का पहला टेस्ट दिया था तो मेरे 300 में से 103 मार्क्स आए थे, विच इज़ वेरी लो। मतलब इतने में आपका नहीं हो सकता सिलेक्शन। और वो भी उस सब्जेक्ट में आए थे जिसमें मैं अपना मास्टर्स किया हूँ, मतलब थर्मल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थर्मल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और थर्मल का ही मेरा पहला एग्जाम था, और थर्मल में मेरे 103 मार्क्स आए थे, और मेरी रैंक तो मतलब बहुत ही पीछे थी। इट वॉज अराउंड 150 कुछ रैंक थी उस समय। तो 150 इज़ वेरी लो रैंक, क्योंकि प्रीलिम्स मतलब मेंस के लिए 400 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें मेरी रैंक 150 थी, तो बहुत ही बेकार है ये तो वही है। फिर मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया, चीज़ें सीखी, आंसर राइटिंग इंप्रूव करी अपनी। मतलब उसमें एक्चुअली हाथ बहुत तेज़ चलाने पड़ते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं। तो मैंने उसके लिए अपने घर में चार्ट्स चिपका दिए, जो जो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो मैंने ऐसे कलरफुल चार्ट्स चिपका दिए, उनको बार बार पढ़ता था, बार बार नोट्स रिवाइज करता था। तो ग्रेजुअली मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क इंप्रूव होने लगे। अब फिर टेस्ट सीरीज, तब जब मैं टेस्ट, अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक्चुअली इवेंचुअली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मेरे मेंस के टेस्ट सीरीज़ में अराउंड 300 में से 200, 180 ऐसे आने लगे थे। तो एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार मेरा मेंस की तैयारी अच्छी है, मेरा निकल सकता है मेंस। इंटरव्यू भी बता हाँ दें। फिर सॉरी फिर हाँ तो फिर मेंस का ऐसा था, मैं एग्ज़ाम दे के आया मेंस का। फिर मुझे थोड़ा श्योर था कि यार मेरा मेंस अच्छा गया है, मेरा निकल सकता है एग्ज़ाम। तो फिर मैं थोड़ा चिल करने के लिए चला गया, 1 महीने अपनी दीदी के घर पे गया, फिर हम लोग काफ़ी घूमने वगैरह गए। फिर उसी टाइम पे मेंस का रिजल्ट आ गया, और मुझे पता चल गया मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया है। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया। और अच्छा, इंटरव्यू का मैं बताऊं, उससे पहले मैं बहुत सारे इंटरव्यू में पहले रिजेक्ट भी हो चुका था। तो जैसे मैं अपना प्रिपरेशन का स्टार्ट करूं तो मेरा एक HPCL का इंटरव्यू निकला था, और नीति बॉम्बे जो अभी IIM मुंबई है उसका भी मेरा इंटरव्यू निकला था। उसके अलावा मेरे सारे इंटरव्यू में फ़ेल हुआ था। मैं बार के इंटरव्यू में फ़ेल हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है मेरा बार का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसमें मेरा हुआ क्यों नहीं। और NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उस पर भी मेरा नहीं निकला था, जस्ट कट ऑफ मार्क्स से 2-3 नंबर कम थे। और उसके बाद फिर मैंने CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैं उसमें भी फ़ेल हो गया था। और मैं DRDO के इंटरव्यू में तो फ़ेल हुआ था, और DRDO के इंटरव्यू से मुझे लिटरली रोस्ट कर दिया था। मतलब मैं पैनल के सामने एकदम ऐसा मजबूर टाइप का हो गया था। उनने मतलब मुझे इतना तक कह दिया था कि तुम तो मतलब B.Tech M.Tech को किस काम का फ़ायदा है, IIT से किए हो ये वो। तो उस टाइम पे तो इतना डिमोटिवेट हो गया था इंटरव्यू देने के बाद कि यार मुझे लगा कि एक्चुअली मैंने पास किया भी है कि नहीं किया है, मुझे तो कुछ और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। तो वो एक एनजाइटी तो थी इंटरव्यू की। बट मुझे इतना पता था कि यार मुझे मतलब ये चीज़ें इतने इंटरव्यू देने के बाद ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो गई थी कि किस पॉइंट्स पे हैं मुझे अपना चीज़ें इम्प्रूव करनी है एक्चुअली में। तो मैंने टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि मतलब उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी कि बैठते कैसे हैं, पोस्चर इंटरव्यू में कैसा होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, और बेसिक माइनर सी चीज़ें बहुत सारी इंप्रूव करी जो एक्चुअल में इंप्रूव करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल नॉलेज मैंने थोड़ा इंप्रूव किया। जैसे मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैंने ऑब्जर्व किया हमें टफ चीज़ें तो बहुत पता है, लेकिन हमसे अगर कोई बेसिक चीज़ें पूछ लेता है तो हम उसमें अटक जाते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे हमें सबको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, वाटर से हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट होती है, तो ये सबको पता है। तो अगर मैं रैंडमली किसी से पूछ लूँ, आप बताओ मुझे कि इंडिया का पावर जनरेशन कैपेसिटी कितना है टोटल, तो थोड़ा लोग जनरली मतलब हेजिटेट करेंगे, नहीं पता होगा मेरे ख्याल से मेजरली लोग को। या अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है न्यूक्लियर पावर का इंडिया में, तो हमने ये चीज़ें सबको सुनी है पर हमें पता नहीं है। और अगर इंटरव्यूअर्स के सामने आप ऐसी बातें बोल दोगे कि आई डोंट नो, तो दे वोंट लाइक इट। सो वो कोचिंग एग्ज़ाम में वो जब मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था, तो उसमें ऐसी माइनर माइनर चीज़ों पे मैंने बहुत ध्यान दिया, और मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ और मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ किसी से पूछना। तो ऐसे बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो वही चीज़ है, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें सब पता रहते हैं, लेकिन जो माइनर सी चीज़ें हैं वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो उस पर मैंने ध्यान दिया, और थोड़ा इंग्लिश पे अपनी ध्यान दिया कि कैसे बोलना है। इंग्लिश में भी जनरली जब आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा बहुत फास्ट मत बोला करो। कि अगर आपको जैसे कि इंटरव्यूअर ने मुझे किसी से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, तो अब मुझे आता है कि, तो मैं एकदम जल्दी नहीं बोलूँगा, मैं धीरे धीरे करके बोलूँगा, ताकि पैनल भी प्रॉपरली सुन पाए और मैं भी प्रॉपरली डिलीवर कर पाऊँ। और आप जितना धीरे बोलोगे ना, उतने ही आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा और ऐड करते जाएंगे, उतने ही आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। तो उस टाइम पे फिर मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। अच्छा, एक डैप होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इट्स काइंड ऑफ रिज्यूमे जो कि यूपीएससी पैनल मेंबर्स के पास आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। उस डैफ को बहुत ही प्रॉपरली भरना पड़ता है, क्योंकि जो आप डैफ भरोगे इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि उनके पास आपके लिए आपकी वही इन्फॉर्मेशन है जो आप डैफ में मेंशन करते हो। तो उस डैफ में आप थोड़ा स्मार्टली खेल सकते हो कि मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली थी जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। तो जैसे मैंने मान लो कि मैंने डाला है कि आई एम माई हॉबीज़ इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी साइंटिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्पिन बॉलिंग के पीछे साइंस क्या होती है, और ड्यू फैक्टर क्या होता है पिच पे। और ये मैंने पर्पसफुली डाली थी क्रिकेट की, माई हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट, और उसके रिलेटेड जितनी भी साइंस होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, एलबीडब्ल्यू में बॉल ट्रेसिंग कैसे करते हैं, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, बॉल स्पिन कैसे होती है, इन स्विंग क्या होती है, आउट स्विंग क्या होती है, ड्यू फैक्टर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से आप खुद से क्वेश्चन पूछिए। जैसे आप कुछ भी चीज़ डेफ में मेंशन कर रहे हैं, तो और आप ही इंटरव्यूअर हैं और आप अपना डेफ देख रहे हैं, तो आप ही देखिए कि आप क्या क्या इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपना डेफ काफ़ी आराम से भरा था, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया था कि अगर मेरे से कोई काउंटर क्वेश्चन पूछता है तो मैं क्या जवाब दूंगा इसका। और उस टाइम पे मैं करंट अफेयर्स काफ़ी पढ़ता था, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत पूछते हैं। आपसे सिर्फ टेक्निकल नहीं पूछेंगे, आपसे नॉन टेक्निकल भी पूछेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स जो करंट इश्यूज़ हो रहे हैं सोसाइटी में वो पता होने चाहिए। थोड़े इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इतना डीप तो नहीं, लेकिन नॉर्मल नॉलेज तो होना चाहिए कि ये इंडो चाइना रिलेशंस क्या हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव क्या है, वगैरह वगैरह। थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल्स याद होने चाहिए। तो ऐसा सब प्रिपरेशन था मेरा। अब मैंने एक दो मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे ऑनलाइन, तो वो भी मेरे थोड़े थोड़े ठीक ठीक गए थे। उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि आपका टेक्निकल तो ठीक है आप, लेकिन आपका जो बेसिक जनरल वाला होता है, करंट अफेयर्स और ये सब, इस पर थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर इतना दिया। फिर मुझे याद है मेरा HAL का इंटरव्यू था 10 अक्टूबर को। तो HAL का इंटरव्यू में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मैंने उसको एज अपना मॉक इंटरव्यू लिया कि मैं सपोज़ यूपीएससी का ही देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था 16 अक्टूबर को। तो मैं गया और इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया, और वो इंटरव्यू मेरा 10 मिनट चला था, और उसमें मैंने काफ़ी एक्सेल किया। मतलब मुझे मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो था, मैं जब इंटरव्यू पे बाहर निकला तब मुझे अपने आप पे काफ़ी प्राउड हुआ कि यार ऐसे देना है इंटरव्यू। दैट वाज द मतलब आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मुझे अच्छे से बस करना है। तो फिर 16 तारीख को था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से एक दिन पहले तो बहुत नर्वसनेस होती है, एनजाइटी होती है। अब मैं गया तो उस दिन मैकेनिकल के 5 लोग आए थे, मेरा फोरनून सेशन में था, और मेरा ही इंटरव्यू सबसे पहले था 5 लोगों में से। तो बहुत एनजाइटी हो रही थी, बहुत नर्वसनेस हो रही थी। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी इंटरव्यू में टाई नहीं लगाई, लेकिन उस इंटरव्यू में मैं टाई सूट वगैरह सब पहन के गया था। तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ सब लोगों का साथ में। फिर एक जन मुझे लेने आया और उन्होंने बोला कि चलिए आपका इंटरव्यू का टाइम हो गया, आप चलिए मेरे साथ। तो वो मुझे लेके गए, और मुझे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मतलब बहुत बहुत एनजाइटी थी, क्योंकि मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू लाइक सब लोगों का ड्रीम होता है, और बहुत लोग मतलब उसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और मतलब एक आपका 30 मिनट में आपकी पर्सनैलिटी जज कर ली जाएगी। तो आपका अगर 30 मिनट में आप एक्सेल करते हो तो आपके पूरे 1 साल की मेहनत सही जाएगी, और अगर आप उस 30 मिनट में कुछ गलत सलत बोल देते हो तो आपकी 1 साल की मेहनत पूरी बर्बाद चली जाएगी। तो ये एनजाइटी थी, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे क्या होगा कैसे होगा। मैं बाहर ऐसे अपने लेग शेक कर रहा था। तो फिर मैं बैठा, फिर जो भी थे वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि इट्स योर टर्न नाउ, यू कैन एंटर इनटू द रूम।
तो मैं रूम के अंदर गया, फिर मैं वहाँ पे एक चेयर रखी थी, जो मेरे चेयरमैन थे वो मेरे जस्ट सामने बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे परमिशन लिया कि सर कैन आई सिट, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्टार्ट किया कि अंशुल बताइए, आपका टेक्नोलॉजिकल इंडिया इंडिया कैसा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा हेल्पफुल कर गया, क्योंकि मैं मतलब एम टेक में थोड़ा मैं किया हूँ रिसर्च थोड़ी बहुत, और ऐसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो मुझे उस बात का आइडिया था, तो उसका मैंने आंसर थोड़ा अच्छे से दे दिया। फिर इससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस उठे कि आप टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मुझे एक्चुअली हेल्प इसलिए किया क्योंकि मैं एम टेक किया हुआ था, तो और मुझे पता था कि मेरे साथ मेरे सराउंडिंग्स में जितने पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, और वो लोग उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो इसका मतलब ये बहुत ही सडन क्वेश्चन था, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, तो इसके लिए मैंने जो आंसर दिया वो मतलब एक्चुअली नेचुरल आंसर दिया कि जो मुझे लगा कि जो होना चाहिए। तो आई गेस ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट आंसर, क्योंकि मैंने फैक्चुअल रियलिटी बताई कि, और मैंने रेफरेंस भी दिया कि सर मैंने एमटेक किया हुआ है, तो मुझे रियलाइज है, मैंने देखा है कि पीएचडी स्कॉलर और जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं इन जनरल, वो कितनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनको इतना मतलब इतना मनी और इतना काइंड ऑफ रिसोर्सेज मिलती नहीं है गवर्नमेंट से जितनी वो डिज़र्व करते हैं। फिर और बात हुई, और फिर सर ने पूछा कि इस एलॉन मस्क के बारे में पूछा, हु इज़ एलॉन मस्क। फिर मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ किया, तो फिर उन्होंने बताया कि एलॉन मस्क क्या कर रहा है, तो फिर मैंने उनको बताया कि ही ओन्स द टेस्ला, स्पेस एक्स एंड ऑल। तो फिर इस पर फर्दर डिस्कशन आगे हुआ कि मैंने उनको एक रेफरेंस दे दिया था कि उसका एक एस्पिरेशन है शायद मार्स में कॉलोनी इस्टेब्लिश करना। तो फिर इसी बारे में फर्दर बात हुई कि आपको क्या लगता है कि ये मतलब उसका थॉट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो फिर इस पर थोड़ा डिस्कशन चला, फिर मैंने अपने थॉट्स दिए कि मैंने कहा, उनने मुझसे पूछा कि इंडिया के एस्पेक्ट में आप क्या सोचते हैं कि हमें मार्स में कॉलोनी बनाने की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने आंसर दिया कि सर इंडिया में अभी आई गेस हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, हम दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, फर्दर हमारे पास जब चीज़ें आ जाएंगी तो हम उसमें भी एक्सेल करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी है इतनी कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बारे में डिस्कशन चला। तो फिर सर से जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे उनसे इतनी बात हुई, फिर उन्होंने नेक्स्ट जो टेक्निकल थे उनको माइक दे दिया कि आप पूछिए। तो एक्चुअली मैं पैनल में बता देता हूँ, एक चेयरमैन थे और 3 टेक्निकल गाइज थे। तो जो फर्स्ट सर थे उन्होंने मुझसे रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन पूछे बहुत ही जल्दी जल्दी कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज़ हीट ट्रांसफ़र, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, हाउ सोलर पावर प्लांट वर्क्स, हाउ हाइड्रोलिक पावर प्लांट वर्क्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। फिर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा था, जैसे कि मैंने मान लो सर ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिक पावर प्लांट, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि सर उसमें नहीं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो मैंने उनको बताया कि सर उसमें सर्ज टैंक होता है, उसमें पेन स्टॉक होता है, टरबाइन होता है, केसिंग होती है वगैरह वगैरह। तो उनने फिर वो पूछा सर्ज टैंक का क्या काम होता है, तो फिर मैंने बताया सर्ज टैंक का क्या काम होता है, वो वाटर हैमरिंग का अवॉइड करने के लिए होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वाटर हैमरिंग क्या होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेयर थे, मैं जो पूछ रहा था उसके ही एक के बाद एक वो पूछे जा रहे थे। तो मेजरली मैंने वो सारे आंसर कर दिए थे, क्योंकि थर्मल मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। फिर सेकंड सर के पास आया माइक, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, ही वॉज काम इनफ। उनने मुझसे पूछा कि तुमने एमटेक किया है, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कोर्सेज कौन कौन से लिए थे तुम, तो फिर मैंने अपने एमटेक में जो कोर्सेज लिए थे मैंने उनको वो ब्रीफ किया कि सर मैंने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स लिया था, मैंने एनर्जी सिस्टम्स लिया था वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मैंने पर्पसफुली बोला था कि पहले, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर करके गया था। मुझे पता है कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। तो उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मेरा कोर्स भी था यहाँ पे आईआईटी में। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे मुझसे कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्चुअल में पढ़ी हैं, तो मैं उसका प्रॉपर्ली आंसर दे पाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी मैं बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट था वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल था, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो प्रोजेक्ट उनका था सिमुलेशन का था। तो हमारा इस बात पर डिस्कशन बहुत, हम लोग का विद इन द फ्रेंड्स काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं पैनल के सामने अच्छे से आंसर कर पाया, डिफ्रेंशिएट कर पाया। उनने मुझसे पूछा कि एक्सपेरिमेंट्स नेसेसरी क्यों होते हैं, फिर मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या। फिर मैंने उनको समझाया नहीं सर, एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी लाइक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सिमुलेशन कितने % का एक्यूरेट होते हैं। तो इस रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन चला। फिर ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई मी। तो फिर उस समय एक बार क्या होता है कि आपका इंटरव्यू में एक बार फ्लो बन जाता है ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर यू कैन आंसर प्रॉपरली।
फिर थर्ड जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रेस क्या होता है डेफिनेशन वाइज, स्ट्रेन क्या होता है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं उसमें। फिर उन्होंने मुझसे थोड़े ब्लफ करने के हिसाब से क्वेश्चन पूछे कि जनरली जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें हम लोग स्ट्रेस को वाई एक्सेस पे रखते हैं और स्ट्रेन को एक्स एक्सेस पे रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे ट्रिक करने के लिए पूछा कि अगर मैं स्ट्रेस को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, उनके एक्सेस चेंज कर दूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो मैंने उनको बता दिया। तो ओवरऑल जब मैं ये दैट वाज ऑल द इंटरव्यू, इट लास्टेड अबाउट 40 मिनट्स। सो मैं बाहर आ गया फिर, और जब मैं इंटरव्यू बाहर आया तो मेरे थोड़ा चेहरे पे स्माइल थी। मुझे लगा था कि जितना मैं मतलब जितना मैं मैक्सिमम कर सकता था उतना मैंने अपना दे दिया इंटरव्यू में। और मतलब थोड़ा तो था कि मतलब ठीक है इंटरव्यूअर मुझे अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। चलो, गेट एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के क्या आ रहे हैं कि मतलब होप लूज़ मत करो, और जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें लगे रहो, बेसिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ो। तो अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेसेस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, कभी उखड़ जा रहा है, कुछ हो रहा है, इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो वो मतलब साइड में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या करें, आप कैसे अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, और मतलब कैसे अपने आप को बिजी रख सकते हैं कि एक बार ट्रैक छूटे तो फिर लौट के आएँ, और फिर ऐसा गैप ना हो जाए कि फिर एकदम ही मोटिवेशन ख़त्म हो जाए। तो मतलब एक्स्ट्रा क्या करते थे तुम की मतलब एनर्जी बूस्ट कर रहे? अब यार स्ट्रेसेस का तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितने मतलब 2022 ईयर वाज द मोस्ट वर्स्ट ईयर इन माय लाइफ। क्योंकि चलो ठीक है मैं बताता नहीं हूँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में। तो माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिसीज 5th स्टेज व्हेन आई वाज डूइंग द जॉब इन अहमदाबाद। सो मैं जॉब यहीं पे कर रहा था और मुझे अपने घर से कॉल आया एक दिन कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम छोड़ के आ जाओ, मतलब छोड़ के नहीं आ जाओ, तुम घर आ जाओ, पापा भी अकेले ही हैं घर पे। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। फिर घर में मैं गया तो मतलब मेरी मम्मी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे। तो फिर मुझे उस टाइम पे देख के रियलाइज़ हो गया कि मतलब मेरी ज़रूरत है घर पे, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने जॉब छोड़ी थी और फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। क्योंकि मेजर रीज़न यही था कि मुझे एक 24 आवर्स केयर टेक चाहिए था कि मैं मम्मी की अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। तो उस टाइम पे लाइफ बहुत टफ थी। मेरे घर पे सिर्फ मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी ही थे। तो मम्मी बेड रिडन थी कम्प्लीटली। तो मैं कोचिंग जाता था, मैं खुद सुबह कोचिंग जाता था, फिर शाम को आता था। फिर मम्मी उस टाइम पे मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब, मम्मी को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था। तो डायलिसिस करवाने के लिए ले जाता था मम्मी को। और फिर पापा इतने मतलब पापा सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पापा भी थोड़े सीनियर सिटीज़न ही है, ही कांट मैनेज एवरीथिंग बाय बाय हिज ओन। तो मम्मी को डायलिसिस करवाने ले जाना, फिर मम्मी को बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि रात को नींद नहीं आ रही है, लगभग रोज़ ही होता था। तो वो सब मैनेज करता था। फिर इवेंचुअली अक्टूबर में मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम लोग उनका ट्रीटमेंट करवाने इंदौर के एक हॉस्पिटल में लेके गए। तो मुझे याद है कि मतलब अब गेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे आप तो फरवरी में गेट का एग्ज़ाम होता है। मतलब ऐसा मुझे कभी बोझ नहीं लगा वो, क्योंकि मैं अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर लेता था। ठीक है मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता था कि यार ये मतलब मेरी वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा है ढंग से, बट मैं उनको ऐसे ही समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, आप चिंता मत करो। तो वो मैं टाइम के हिसाब से बहुत प्रिसाइज था कि यार मुझे अगर हॉस्पिटल लेके जाना है मम्मी को तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स ले जाता था साथ में, या फिर कुछ फ़ोन पे देख लिया। फ़ोन पे मेरे अपने सारे शॉर्ट नोट्स के स्निपेट्स थे, मैं देख लेता था वो। तो मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था, वहाँ पे भी हॉस्पिटल जाता था तब भी। क्योंकि एटलीस्ट अगर कम से कम नोट्स नहीं रिवाइज़ कर पाऊँ, कम से कम मैं शॉर्ट नोट्स तो रिवाइज़ ही कर लूँ ताकि मेरा नॉलेज रहे अपने माइंड में। तो अक्टूबर के अराउंड मम्मी की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, 1 अक्टूबर के अराउंड। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। तो मुझे याद है कि जैसे ही एडमिट किया तो डॉक्टर तो था, पापा को तो नहीं बोला, लेकिन मुझे उसने बोल दिया कि आप ज़्यादा होप मत रखिए, मतलब इनके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो मतलब भाई अब मैं तो मतलब मुझे लगा कि ये बात मुझे क्यों बताई, पापा को बतानी चाहिए, क्योंकि मेरे में तो इतनी मतलब कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं ये सुन पाऊँ। तो फिर मैं बहुत रोया वहाँ पे जाके। फिर
फिर मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बीइंग पॉजिटिव। सो मैं फिर उस टाइम पे पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं हो पाई। फिर मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी बेंगलोर से आ गई, इंदौर से आ गई, सब लोग लगे हुए थे और मम्मी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो सब लोग मतलब मम्मी की उस समय होश में थी थोड़ा, तो लग रहा था कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, मतलब सब भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सडनली फिर एक दिन फ़ोन आया हॉस्पिटल से ही कि मतलब उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है, आपकी परमिशन चाहिए। तो हमने कहा यार कल ही तो मम्मी से मिले, अचानक से एक दिन में इतना क्या हो गया। तो फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट किए। फिर तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ हो गया था, मतलब फिर उसके बाद से जब वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसके बाद से कभी ओवरकम हो नहीं पाया। और फिर सडनली ऑन 2023 शी पास्ड अवे, और उस दिन दिवाली थी 23 अक्टूबर 2022 की। तो उस टाइम तो मतलब आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शैटर्ड, मतलब मेरे पास कुछ बचा नहीं था। और फिर उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि अब लाइफ में पर्पस कुछ बचा नहीं है, मतलब क्योंकि मतलब आई वॉज़ वेरी क्लोज विथ माई मदर, और कुछ था नहीं मेरे पास। तो मैं जॉब छोड़ के जब प्रिपरेशन करने भी आया था तो मेरा मेन एस्पिरेशन ये था कि मतलब अपनी फैमिली की लाइफ थोड़ी और बेटर करूं। और मम्मी पापा का भी यही सीन था कि मतलब उनको ऐसा ही था कि गवर्नमेंट जॉब करे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में तो यही एस्पिरेशंस होती है सबकी कि किसी का गवर्नमेंट जॉब में हो जाए तो मतलब आगे काफ़ी सक्सेसफुल है। तो वही मैंने अपनी लाइफ का एम बना लिया था। फिर जब ऐसा मम्मी का मतलब व्हेन माई मदर पास्ड अवे, तो उस टाइम पे तो फिर कुछ पर्पस बचा ही नहीं लाइफ का कि फिर उस टाइम पे काफ़ी शैटर्ड हो गया था मैं। और मुझे ऐसा लगा कि अब तो लाइफ में बर्थ ही नहीं बची है कुछ करने की। और मतलब मैं जिसके लिए कर रहा था इतना सब कुछ, मतलब मेरा अल्टीमेट एम यही था कि मेरी फैमिली में पर्टिकुलरली मेरी मदर काफ़ी खुश हो। पर हमेशा मतलब प्लानिंग और भगवान की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। तो उस टाइम पे प्रॉपरली चीज़ें हो नहीं पाई। और फिर मेरी सिस्टर्स ने और फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि यार ऐसे बीच में मत छोड़ो, तुम अच्छा कर सकते हो। और उनने काफ़ी मतलब पर्टिकुलरली मोटिवेट किया, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने आए, बात हुई। तो उनसे मिल के लगा कि यार ठीक है यार, मतलब मम्मी के काफ़ी सेक्रीफाइस हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर मैं अभी बीच में छोड़ दूंगा अपना ट्रैक तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब शी ऑलवेज वांट्स मी कि यार ये अच्छा करे लाइफ में, ये बेटर करे लाइफ में। उन्होंने मतलब मेरे पापा इतना ट्रस्ट करते नहीं थे कि यार मतलब इतना इन्वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, कि कोचिंग वोचिंग तो कर लेगा, कहीं भी पढ़ लेगा नॉर्मल। बट माई मदर्स एंड सिस्टर्स ऑलवेज इंश्योर्ड कि यार इसको बेस्ट से बेस्ट कोचिंग मिले, इसके पास मतलब ही कैन डू इट, दे हैव कॉन्फिडेंस। और मेरे ऊपर उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं उनके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड ना होने दूँ। तो फिर मैंने अपना मतलब एकदम फुली फिर रिवाइव किया, फिर प्रिपरेशन वगैरह करी। और थोड़ी एनजाइटी तो होती थी, और एनजाइटी सबको होती है। और मेरा क्लोज फ्रेंड था, मैं मतलब मेंशन करना चाहूँगा पर्टिकुलरली उसका नाम, मतलब मेरे घर के पास ही रहता था। तो उसको बड़ा डर रहता था कि शुभम नाम है उसका, तो उसको बड़ा डर रहता था कि यार मतलब ये सुसाइड वगैरह ना कर ले। तो तो मतलब ये मुझे कभी मैं लाइफ में कभी इतना डाउन नहीं हुआ कि मतलब मैं इस मतलब वर्स्ट, मेरी लाइफ में तो जितना वर्स्ट होना हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उससे वर्स्ट तो किसी का हो नहीं सकता। तो लेकिन इतना मुझे कभी वो नहीं आया, मतलब और ये किसी को भी नहीं आना चाहिए। दैट इज़ मतलब आपके साथ कितना भी बुरा हो, आप अल्टीमेटली यही सोचो कि यार अगर आपके साथ लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है ना, तो मतलब भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी आप लाइफ में बड़ा करोगे कुछ, तो आप वो कैसे मैनेज करोगे। तो गॉड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू दैट। तो मतलब मेरे साथ यही था। मैंने अपने माइंड मतलब पहले मैं भगवान को बहुत कर्ज करता था कि यार साला मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, वो एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, इतने इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ, घर पे इतनी बड़ी मतलब ट्रेजेडी हो गई है वगैरह वगैरह, मेरे साथ सब बुरा ही बुरा हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, अब चलो देखते हैं, मतलब ठीक है हो जाएगा। और मुझे ऐसा उस टाइम पे मैंने अपने आप को इतना बिलीव करवा लिया कि ठीक है मेरे साथ होने दो, जितना बुरा होना है होने दो। लगता है कि भगवान को मुझे कुछ बहुत ही बड़ा कुछ देना है, जिसके लिए मतलब भगवान मेरी ऐसे परीक्षा ले रहे हैं। और मैं कहा ले लो ठीक है, मैं करूँगा 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 करूँगा, जो भी हो जाए करूँगा। ठीक है, एक बार फेल होऊंगा, दो बार फेल होऊंगा, कितनी बार फेल होऊंगा, कभी ना कभी तो होगा फाइनली। तो ये था। और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी कॉल लगा लेते थे बात बात में, जैसे यहाँ पे आईआईटी में भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली कॉल लगा लेते थे, पर्टिकुलरली मिलने भी आए थे मेरे से। मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, कॉलोनी के दोस्त थे, वो घर पे आके रात को रुक जाते थे कि यार ठीक है इसको एनजाइटी ना हो, दे क्रैक जोक्स। और हम लोग बात करते थे, रोज़ शाम को चाय पीने जाते थे, तो इस बारे में डिस्कशन होते रहता था। तो
उस चीज़ पे मेरा ध्यान इतना गया नहीं। दीदियाँ काफ़ी फ़ोन लगाती थी मेरे घर में, मतलब मेरे जो मम्मी नहीं थी तो फिर बुआ हैं, मेरी जो बुआ हैं वो लोग रहने आ गए थे काफ़ी टाइम तक कि यार इसको ऐसा लोनलीनेस ना फील नहीं हो कि घर एकदम खाली सा हो गया है। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम तक मतलब ये सब लोग साथ में ही रहे, सबका एंगेजमेंट रहा। और फिर बस ठीक है, फिर मैं वो बात को मैंने ऐसा मतलब अपने करियर के उसमें नहीं आने दिया कि यार ये मेरे करियर में एज अ ड्रॉबैक या एज अ मतलब रोड़ा ना बन जाए मेरे रास्ते का। तो बस, और फिर मम्मी की ब्लेसिंग्स थी और फ्रेंड्स का था, फेथ था, क्योंकि मुझे तो उस टाइम भी लग रहा था कि यार मैं क्या ही करूँगा एग्ज़ाम में। मतलब क्योंकि उस टाइम पे जब ऐसा मेरा सेटबैक आ गया था कि मैंने 1.5-2 महीने कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा पूरा अक्टूबर चला गया, मेरा पूरा नवंबर सोचने में चला गया, फिर 2 महीने तो मेरे वेस्ट हो गए प्रिपरेशन के। फिर मैंने दिसंबर से पिकअप किया, तो मुझे लग ही रहा था क्या होगा यार, मतलब कैसे होगा, मतलब बहुत एनजाइटी भी थी। और मेरा फ्रिक्वेंटली मेरा तो लास्ट ही ईयर था प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरी जो एज है मोस्टली वो लास्ट एज होती है। उसके बाद आप पीएसयू के इंटरव्यू, मेजरली जो कोर पीएसयू है उसके इंटरव्यू के लिए आप नहीं दे सकते मतलब। तो और ये एनजाइटी भी थी। तो मैंने लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो थे और फैमिली वाले जो थे उनको बहुत फेथ थी मेरे में कि यार तेरा तो हो ही जाएगा। मैंने कहा भाई, मैं सोचता था भाई मुझे नहीं लग रहा है मेरा कैसे होगा, तुम्हें कैसे लग रहा है? तो बोले नहीं नहीं हमें पता है हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एट द एंड जब गेट का रिजल्ट आया तो मेरी गेट में रैंक 127 थी ऑल इंडिया। तो मुझे इतना तो श्योर हो गया कि यार अब कहीं ना कहीं नौकरी तो लगी जाएगी। मतलब अगर मैकेनिकल में आपकी है रैंक अंडर 200 है तो आपको जॉब अश्योरिटी तो हो जाती है। तो एक अश्योरिटी तो मुझे मिल गई। तो फिर मैं थोड़ा मुझे ये समझ में आ गया कि मतलब अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रिपरेशन सीरियसली करनी है और प्रिपरेशन में खुद सीरियस नहीं होना है। मतलब ये बात है। लोग मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि कोई लोग जैसे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत बहुत अलग अलग रहने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि अब भली चलो आप अलग रह के जैसे करके पढ़ तो लोगे, लेकिन जब आप फाइनली इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आएगी नहीं, क्योंकि आप इंटरेक्ट ही नहीं किए हो। और नॉर्मल लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि मतलब आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो एक बार आप मतलब लिटरली डिप्रेशन में आ जाओगे कि आपके पास एक ही एक चीज़ें आएंगी। आप दोस्तों से बात करिए, अपने चाहने वालों से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, डिस्कस करिए, बाहर घूमने जाओ, चिल करो, पढ़ाई भी करो साथ में। तो सिंसियर होकर पढ़ाई करो, लेकिन सीरियस होकर पढ़ाई मत करो। और फेलियर्स तो आएंगे, देखो फेलियर्स तो सबके आती हैं। और मतलब यही बोलूँगा कि किसी भी फेलियर को मतलब अपने दिल से मत लगाओ। ठीक है यार, फेलियर आ गई। मुझे याद है मेरा एक पीएसयू था, कौन सा था, एनएमडीसी का पीएसयू था। उसका मैंने एग्ज़ाम दिया था, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था। तो उसका जूनियर इंजीनियर का मेरा कट ऑफ जो है उसमें इंटरव्यू नहीं था, डायरेक्ट सिलेक्शन था रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो उसके मेरा 1 नंबर से बस कट ऑफ रह गया मार्क्स, मतलब 1 नंबर और आ जाते मेरे तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती जूनियर इंजीनियर की। तो उस टाइम मैं बड़ा दुखी हुआ कि मैं यार 1 नंबर से रह गया, मेरा नहीं हुआ ये वो। और अब मेरा जैसे आईएएस में हो गया, तो आई विल बी जॉइन एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एक जेई को एडबलई बनने में पूरी उसकी लाइफ टाइम भी जॉब करेगा तो भी शायद ही बन पाए वो। तो उस टाइम मुझे इतना दुख हो रहा था, और अब मैं सोचता हूँ कि भाई भगवान को कुछ अच्छा ही करना था मेरे लिए, इसलिए मेरा वो एग्ज़ाम नहीं निकला। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका नहीं निकलता है तो उसको मतलब दिल से मत लगाओ कभी। और अब भले आप सक्सेस भी अगर आपको मिलती है, बहुत सक्सेस मिलती है, अच्छा ये निकल गया, सारे एग्ज़ाम निकल रहे हैं, तो उसको अपने कभी सर पे चढ़ने मत देना। मतलब जस्ट बिहेव लाइक नॉर्मल, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करो। और क्योंकि आप भाई जितनी सक्सेस आप जितनी जाते हो ना, उसको गिरने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। आप गिर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वर्स्ट हो जाएगा। तो हमेशा बी योर सेल्फ, खुश रहो, दोस्तों के साथ चिल करो, इन्जॉय करो और आराम से प्रिपरेशन करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो बस यही सोचो कि भगवान आपको कुछ बढ़ा देना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। गॉड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू कि आप कितना अच्छा, कितने कितने अपने हर्डल्स लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। तो आपके साथ इवेंचुअली एट द एंड सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अंशुल, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर रिसेंट सक्सेसेस। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और अपनी जर्नी शेयर की, और जितनी जितनी आपने परेशानियाँ उठाई थी उन सब का रिवॉर्ड आपको लास्ट में मिल गया। और भी प्रे करते हैं कि आप और ही ऊपर जाएं और ही अच्छा करें। तो आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।